हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में जो भारत के राष्ट्रपति हैं इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो सारे चैप्टर देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, तो देखिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो उसी से रिलेटेड हमने सारे ही फैक्ट क्लियर किए हैं और ज़्यादा कुछ बहुत डीपली नहीं समझाया है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लीजिएगा वो सारे भी। और पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी, और चाहे तो आप सारी पीडीएफ अगर लेना चाहते हो, जीएस के सारे ही नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो या तो साइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वहाँ नहीं जा सकते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सारे ही नोट्स मिल जाएंगे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके। बाकी आरओ में जितने भी हैं हिंदी वगैरह के नोट्स चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्यों हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में बात करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ अलग स्टोरी के साथ। देखिए, हमारा जो संविधान है आप सभी को पता है, उसमें काफ़ी सारे भाग हैं, काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो उसमें जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5 में क्या प्रावधान किया गया है, संघात्मक शासन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि संघ सरकार। ठीक है, इसका प्रावधान वहाँ पर किया गया है। अब इसके तहत क्या आता है ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। इसमें कितने आर्टिकल हैं, आपके आर्टिकल 52 से लेकर 151 ये अनुच्छेद जो हैं भाग 5 के अंतर्गत आएंगे, और इनमें किस किस चैप्टर का क्या क्या प्रोविजंस है वो मैं यहाँ बता देती हूँ इन शॉर्ट, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका आएगा कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका आएगा। उसके बाद जो सेकंड है इसमें आपका संसद आएगा। ठीक है, संसद आएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि संघ की न्यायपालिका का भी इसी के तहत प्रावधान किया गया है। उसके बाद लास्ट आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो वो मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ क्योंकि आज हम केवल बात करेंगे केवल कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो कार्यपालिका के बारे में हम बात करेंगे। अब इसके तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या आएगा, आपका प्रेसिडेंट आता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज जो मेन चैप्टर है वो है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। ओके, जिसके जो मुख्य अनुच्छेद है, यानी कि जो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक इसका पूरा प्रावधान किया गया है। केवल प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। ऑल राइट, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि प्रेसिडेंट क्यों, मतलब हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए ऐसा होता है कि किसी भी देश का शासन हो, ठीक है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है। तो जब भी कोई लोकतांत्रिक देश होता है तो वहाँ पर दो तरीके का शासन हो सकता है। अब वो दो तरीके का शासन कौन सा है, पहला होता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जिसको आप कह सकते हो संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक होता है, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। ठीक है, अब ये राइटिंग यहाँ पर ऐसी ही आएगी, अब आप समझ लीजिएगा, बोल भी रही हूँ साथ में, अध्यक्षात्मक। ठीक है, बड़ी ही गलत लिख रही हूँ, हिंदी क्या चक्कर है। ओके, अब ये दोनों होते हैं। अब यहाँ बात आती है इंडिया में कौन सा है। ठीक है, तो इंडिया में आपका संसदात्मक शासन की व्यवस्था है। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इसका अध्यक्षात्मक, तो अमेरिका बहुत बड़ा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो क्लियर हो गया भारत में किस तरीके का शासन है, संसदात्मक शासन। अब हम यहाँ जानेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, सो एक छोटी सी चीज़ फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट, तो देखिए, एक मेजर डिफरेंस सबसे ज़्यादा यही होता है कि संसदात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती हैं। ठीक है, और जो अध्यक्षात्मक शासन होता है उसमें वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट के हाथों में, यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, तो अब उस तरीके से सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे चैप्टर में। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का परिचय दे रखा है, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर बताएंगे अपनी भाषा में। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
उसे भारत के प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाती है। भारत का जो राष्ट्रपति उसका भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, सभी को पता होगा ये तो। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। संसदीय व्यवस्था में, देखिए संसदीय व्यवस्था फिर से मेंशन किया गया क्योंकि हमारे इंडिया में संसदीय व्यवस्था है, वह नाम मात्र का कार्यकारी होता है। अभी मैंने बताया था वास्तविक शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इसलिए ठीक है। नाम मात्र का कार्यकारी होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। भारतीय संघ के शासन संबंधी कार्य व अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। कोई बात नहीं, यहाँ शॉर्ट में दिया गया है, सारी चीज़ें डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। इन शॉर्ट इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में वैसे मैं बता चुकी हूँ कार्यपालिका में क्या क्या आ रहा है आपका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। आर्टिकल 52 से लेकर के और 78 तक आता है ये, ठीक है, जिसमें 61 तक हम प्रेसिडेंट को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बाकी के इन सबको पढ़ेंगे। भाग 5 में है, ठीक है। तो इतना छोड़िए, अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट पर। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या है पता चल गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या है, उसके तहत राष्ट्रपति स्वयं अपने द्वारा या फिर अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब बात आती है आर्टिकल 54 की। ठीक है, तो देखिए 54 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, आर्टिकल 54 में है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। इसका मतलब यहाँ ये है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी कि जो पब्लिक है डायरेक्ट वोट नहीं करती है। आपने कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट किए नहीं किए, इट मीन्स कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं। तो फिर कौन करता है ये आगे चल के पता चलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से लोग जो सदस्य होते हैं शामिल होते हैं वो यहाँ जानते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मीन्स टू से कि जो आपकी लोकसभा है प्लस आपकी जो राज्यसभा है, उसमें जो केवल निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। उसके अलावा राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभाओं की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, केवल निर्वाचित। दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। अब देखिए एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा कब से वोट देने लगी, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ हमने क्या क्लियर किया है कि कौन से सदस्य उसमें भाग लेंगे। अब मैंने एक वर्ड मेंशन किया है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मैंने क्यों बोला केवल, क्योंकि अब इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ, संसद तथा विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक है, संसद में यानी कि आपके लोकसभा में कितने होते हैं, 2, और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12। कौन मनोनीत करता है इनको, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ही, और प्रेसिडेंट ने जिन लोगों को मनोनीत किया है वही अगर उसको वोट देंगे तो ये तो पक्षपात हो जाएगा। दैट्स वाई वो उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर, ये वाला फैक्ट हो गया। अब मैंने बोला था कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कब से वोट देने लगे हैं, ये देखिए 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। ये संशोधन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं, यही कारण है कि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यदि चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता तो क्या होता, प्राइम मिनिस्टर में और प्रेसिडेंट में तो डिफरेंस ही नहीं बता पाते हम लोग, है ना। दोनों का चुनाव एक तरीके से हो रहा है, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, तो उसमें डिफरेंस कुछ नहीं रह जाता। इस वजह से दोनों में डिफरेंस है। बाकी आगे देखते हैं आर्टिकल 55 में क्या दे रखा है। ठीक है, तो आर्टिकल 50, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, एक सेकंड रुकिए। मैंने एक लाइन बोली थी यहाँ पर, उसको मैंने समझाया नहीं। हाँ,
कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषदों के क्यों नहीं लेते, है ना। ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। भाई केंद्रीय स्तर पर तो लोकसभा भी भाग ले रही है और राज्यसभा के भी सदस्य भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल विधानसभाओं के ले रहे हैं राज्य के स्तर पर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। 6 राज्यों में है। अभी आपका हो सकता है पश्चिम बंगाल भी जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन प्रॉपर अभी नहीं हुआ है पूरा सिस्टम, तो वो करंट में हम क्लियर करेंगे। लेकिन केवल 6 राज्यों में है, इसलिए ये पक्षपात होता है ये भी एक तरीके से। तो केवल जिन राज्यों में विधानसभा है, बस मतलब विधानसभा तो सभी राज्यों में, तो वही लोग उसके निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। विधान परिषद वाले विधान परिषद नहीं लेंगे, ठीक है, जो सदस्य हैं। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 55 पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? भाई देखिए, निर्वाचन संबंधी उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, ये आर्टिकल 54 में था। अब निर्वाचन किस तरीके से होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ आर्टिकल 55 में है। इसको समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ओके, तो इसमें क्या है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। एक वर्ड मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। 2 वर्ड हैं, दोनों टर्म का मतलब समझेंगे। एक तो है एकल संक्रमणीय मत और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, तो इसका मतलब ये है कि राज्यों व संघ के, पहले मैं इस वर्ड का मतलब बता रही हूँ, ठीक है। राज्यों व संघ के मध्य समानता बनी रहे, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों का जो मूल्य है वह निर्धारित होता है। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ चीज़ों को कि क्या है इसका मतलब। सबसे पहले मैं आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए, उसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र से भी कुछ लोग वोट दे रहे हैं, यानी कि लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले, ठीक है। तो जो विधायिका के सदस्य, यानी कि जो राज्य स्तर के हैं विधानसभाओं से, जो प्रत्येक विधानसभा से जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, वो तो ज़्यादा लोग हो गए और लोकसभा और राज्यसभा से कम होंगे डेफिनेटली। देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। लोकसभा से कितने सदस्य भाग ले रहे हैं? 543, ठीक है, क्योंकि 2 तो मनोनीत वाले हो गए ना, उनको निकाल दीजिए। और राज्यसभा से कितने ले रहे हैं? 233, 12 निकाल दीजिए, तो टोटल कितने हो गए? 776। इतने लोग ले रहे हैं आपके संसद से, ठीक है। अगर विधायिका से बात करूं तो कितने, 4000 से ज़्यादा लोग हैं, समथिंग 4100। अब मैं एग्जैक्ट नहीं है पता, लेकिन 4000 कुछ प्लस ही हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए इतने लोग वोट दे रहे हैं और यहाँ इतने लोग दे रहे हैं। दोनों पर्सन जो हैं, एक व्यक्ति के मत का मूल्य इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के मतों का मूल्य। अब ऐसा क्या किया जाए, तो इसके लिए 2 फॉर्मूले लगाए। देखिए, यानी कि विधायिका से जो प्रत्येक सदस्य वोट देगा, उसका जो वैल्यू होगी उसकी इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या फॉर्मूला है वो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा उसको। कि सबसे पहले विधायक का निकालेंगे, ठीक है, विधायक के मत का मूल्य, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ लेना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, बीच में लिखना चाहिए ना, ठीक है। इसके मत के मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, पूछा नहीं जाएगा, समझा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है समझना, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या, शॉर्ट में लिखा है, अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अब इसी से समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो समझ में आ गया। अगर हम ये चीज़ निकालते हैं तो उसके बाद क्या निकलेगा, एक विधायक के मत का मूल्य निकल कर आएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ऑल राइट, अब इसके बाद एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैंने क्या बोला है कि राज्य की कुल जनसंख्या। अब कब से जनसंख्या काउंट की जाएगी, ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो 1971 की जो जनगणना हुई थी ना, वही उसी जनगणना के थ्रू जो जनसंख्या बैठेगी उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा फॉर्मूला निकाला जाएगा, ठीक है। यानी कि मत का मूल्य निकाला जाएगा, विधायक के मत का मूल्य। ऐसा कब तक चलेगा, 1971 की जनगणना के थ्रू कब तक चलेगा, 226 तक, सॉरी 2026। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत छोड़ना, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया एक विधायक के मत का मूल्य, अब सांसद का भी निकालना है, ठीक है। सांसद के मत का मूल्य कैसे निकलेगा,
सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत का मूल्य। ठीक है, अब मैं पूरा लिखूंगी यहाँ पर, सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत का मूल्य। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ लेना। उसके बाद किससे डिवाइड करना है? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या। अगर आप लिख रहे हो तो मैं जो बोल रही हूँ वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आएगा? सांसद का मत का मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, एक सांसद का। समझ में आ गया होगा। जीतने के लिए क्या चाहिए? जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, उनको जीतने के लिए 50% +1 वोट चाहिए। ऑल राइट, तभी वो जीत पाएगा, अदरवाइज नहीं जीत पाएगा। ये तो सभी को पता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या समझा अभी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो वोट होगा, यानी कि विधायिका से जो पर्सन वोट देगा, विधायक और सांसद के वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतदाता को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1 2 3 4 अंकित करनी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, देखिए बस मैं ये आपको ये चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पे। होपफुली सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ी सी क्रिटिकल है, दैट्स वाई समझा देते हैं। वरीयता के अनुसार किस तरीके से होता है? सपोज 4 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, उम्मीदवार 4 हैं, A B C और D। नॉर्मली आप लोग कैसे वोट करते हो कि आपको जो भी एक मतलब जिसको आप चाहते हो बनाना, आप A को वोट करोगे तो A को करके आ जाओगे सीधा सा। लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें आपको वरीयता का क्रम देना होता है। आपके पास एक पूरी स्लिप है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4, यानी कि आप सबसे पहले किसको चाहते हैं? अगर आप चाहते हो कि C बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आप C को फर्स्ट नंबर पर लिखोगे। फिर आप सोचते हो C अगर नहीं बनता तो दूसरा आपकी चॉइस में कौन होगा? B, आप सेकंड नंबर पर B लिखोगे। थर्ड पे आपको लगता है कि B भी नहीं बनता तो अब थर्ड चॉइस आपकी D है, आप D लिखोगे। फोर्थ पे आपकी A चॉइस है तो A लिखोगे। इस तरीके से वोट डलते हैं। ऑलराइट, फिर इनकी काउंटिंग होती है, तो हमेशा पहले चरण में ही काउंटिंग हो जाती है। जितनी भी स्लिप पर C को फर्स्ट नंबर पर ही मिलेगा तो C जीतेगा। ठीक है, अगर पहले चरण में काउंटिंग नहीं हो पाती है तो दूसरा चरण होता है। ठीक है, वैसे अभी तक तो पहले चरण में ही हो चुकी है, दूसरा चरण शायद एक ही बार हुआ है आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके वोट डलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, क्लियर हो गया। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हुआ था, एक बार देख लेते हैं क्या विवाद है। ये हुआ नहीं है, अगर विवाद होता है तब क्या होगा? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, इसका फैसला अंतिम होता है यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित कर देता है तो पूर्व में उसके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं बताती हूँ क्या मतलब है। सपोज कि कोई भी प्रेसिडेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है, तो उसने उससे पहले अपने कार्यकाल में जितने भी रूल्स या फिर जितने भी लॉ बनाए हैं, जिनको उसने अनुमति दी है, वो अमान्य नहीं होंगे, अवैध नहीं होंगे, वो माने जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, इतना सा मतलब है और कुछ नहीं है। विवाद कोई होता है चुनाव से संबंधित तो कौन उसको क्लियर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद इसकी राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति की जो कार्य की सीमा होगी, कब तक कार्य करेगा, वो चीज़ बताई गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, 5 वर्षों के उपरांत भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कार्य कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक दूसरा उत्तराधिकारी बनकर नहीं आ जाता, यानी कि कोई दूसरे चुनाव नहीं होते हैं तब तक। ठीक है, अनुच्छेद 57 के अनुसार एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन वहाँ पर अमेरिका में ये रूल है कि केवल 2 बार बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा 56 के पहले क्लॉज में ये जो वो दे रखा है, एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा। अगर मान लीजिए 5 साल से पहले प्रेसिडेंट को हटना है तो क्या प्रोविज़न है? वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था। अमेरिका में क्या है कि एक राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं।
ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल भारत में 5 साल का होता है, अमेरिका में 4 साल का। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु क्या योग्यताएं होती हैं, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, इसको हम कल देखते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल इतना ही है, बाकी की चीज़ें कल क्लियर करेंगे। सो ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट हो जाएंगे तो सही रहेगा, दूसरे पार्ट में सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।